हेलो विवान, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व फर्स्ट जो हमारी बुक है। और उसमें हम आपका वन विद्रोह की बात कर रहे थे कि वन कैसे आए, कैसे वन कानून आए, कैसे उनको बदलाव कर दिया गया, जनजाति लोगों ने कैसे उसका विद्रोह किया, कैसे उनके जीवन आजीविका पर आपका प्रभाव पड़ा और कैसे गौड़ जाति भी इन लोगों ने आपका विद्रोह किया, विद्रोह का संघर्ष क्या था, कैसे जंगलों को उनको छीन लिया गया। इन सारी तमाम मुद्दों पर बात हम लोग कर चुके थे। अब मुझे बताइए कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने घर जाके इस लेक्चर को पढ़ा है, जो हम लोग अब तक कर चुके हैं, 3-4 लेक्चर आप लोगों ने रिवीजन किया है। कितने बच्चे हैं बताइए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, देख लिया कितने बच्चों ने करा है? कल हम छत्तीसगढ़ की कहानी को पढ़ रहे थे, बताइए हो गया, देख लिया। चलिए, बस्तर वाला प्रदेश देख लिया, इतना क्षेत्र पढ़ चुके थे। अब आपको पता है कि भारत के साथ साथ इंडोनेशिया भी उनका अपना एक कोलिज्म था। उस कोलिज्म को एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लोगों में भय कैसा था, किस प्रकार भय का अंदेशा में वो लोग काम करवा रहे थे कि भाई कैसा अंदेशा है, कैसा भय है, लोगों को हत्या का डर, ध्रुवा, कैसे लोगों ने आपका विद्रोह वहां प्रदर्शन करना शुरू किया था कि ऐसा ना हो जाए ये चीजें हम पे हावी हों। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रयोग हमने आपके वहां को देखने के लिए मिले थे। जावा के जंगलों में हुए बदलाव। अब आप पता है मैंने कल कहा था कि हम लोग अब आपका भारत के साथ साथ अब हम कहाँ चलेंगे? इंडोनेशिया। क्योंकि जिस तरह भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, उसी प्रकार इंडोनेशिया में भी अंग्रेज थे और डच लोग भी वहां रहे थे। बेसिकली जो इंडोनेशिया था वो डच का कोलिज्म था, क्योंकि उनका आपस में संधि हो गया था, लेकिन अंग्रेज भी वहां गए थे। अब देखिए, अब जावा को आजकल इंडोनेशिया में चावल उत्पादक द्वीप के रूप में देखते हैं। अगर आप इसको देखोगे वर्तमान स्थिति में तो आपको लगेगा कि भैया जो जावा है वो चावा उत्पादक द्वीप है। ठीक है, यहाँ पर जो राइस प्रोडक्शन है काफी अच्छा है, लेकिन एक जमीन में यह क्षेत्र अधिकांश वनाच्छादित है और एक बहुत बड़ा लैंड एरिया ऐसा है जहां पर आपको वन देखने के लिए मिल जाए। इंडोनेशिया डच उपनिवेश था। कैसा था? डच कोलिज्म यहाँ लोग थे। ठीक है, ऐसा नहीं केवल भारत ही गुलाम रहा है। अंग्रेज ने लंदन ने 200 से महादेश की डच, फ्रांसीस और डेनिस के जो लोग थे वो लोगों ने अलग अलग जगह अपना कोलिज्म बनाया। भारत में इंडोनेशिया के वन कानून में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ही एक ऐसा क्षेत्र था जहां डचों के वन प्रबंधन की शुरुआत की गई थी। अंग्रेजों की तरह वे जहां भी जहाज बनाने के लिए जावा की लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमति आबादी 24 लाख थी और हालांकि उपजाऊ मैदान में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू जाति करने वाले अनेक समुदाय थे। वहां भी कैसे थे? अलग अलग लोग थे, अलग अलग समुदाय, कास्ट, रिलीजियस, इस तरह के लोग रहते थे। और आपको पता लगा लगभग लगभग 34 लाख लोग, जावा जो द्वीप है, बेसिकली जावा एक द्वीप है और वहां इतने लोग आपका रह रहे थे। ज्योग्राफी का मैप खोलिए और जावा को देखने का प्रयास कीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से थोड़ा सा नीचे को चलोगे तो वहां आपको पूरा इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, सिंगापुर, बुरनोई, हनोई, ये सब आपको दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए। जावा के लकड़हारे। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान हैं। ये समुदाय है और उनकी स्पेसिफिसिटी क्या है ये बताया, उनका महत्व बताया है कि 1955 में जावा की माताराय रियासत बांटी तो 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। कौशल के बगैर सागौन की लकड़ी की कटाई कर राजाओं को महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने 18वीं शताब्दी में वनों पर नियंत्रण कर लिया। 18वीं शताब्दी यानी कि 1700 के आसपास। ठीक,
तब उन्होंने भी कोशिश की थी कलांग उनके लिए काम करे। 1769 में वहां कलांगों को एक डच किले पर हमला करके इसका विरोध किया, लेकिन विरोध को दबा दिया गया। ठीक, तो कलांग कौन थे? एक लकड़हारा थे जो बहुत इस रूप में बड़े उन्नत तरीके से कार्य करते। अब डच वैज्ञानिकों की वानिकी 19वीं सदी यानी कि 1800 का आसपास जब लोगों के शासन इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना चाहने लगे, तो डच उपनिवेशों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीण जंगलों तक पहुंच गए। वन कानून को लागू किया और जो लोग ग्रामीण लोग जंगलों में रह रहे थे वहां तक पहुंच गए और उन पर आपके बंदिशें थोप दी। ठीक, इसके बाद नाव या घर जैसा खास उद्देश्य के लिए सिर्फ चुनिंदा जंगलों से ही लकड़ियों को काटा जा सकता था और वहां की लकड़ियां निगरानी में ग्रामीण में मवेशी चराना, बिना परमिट के लकड़ी ढोना, जंगलों से गुजरने वाली सड़क थोड़ा गाड़ी वाड़ी अथवा जंगल पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया गया। अब आप घोड़ावाड़ी से नहीं जा सकते, जानवरों पर चढ़कर वहां नहीं जा सकते, इस तरह के उन्होंने डचों ने नियम लगा दिए। भारत की तरह ही जहाज और रेलवे लाइन के निर्माण के लिए वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा हुई। 1882 में अकेले ही जावा में 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया और जाहिर है कि पेड़ को काटकर लट्ठों को ढोने के लिए स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगल में खेती की जमीन पर लगान लगाया, फिर बाद में कुछ गांव में यह शर्त कर आपका मुक्त कर दिया कि वो सामूहिक रूप से पेड़ काटने और आपका लकड़ी की ढुलाई करने के लिए भैंसा उपलब्ध कराने पर काम मुक्त किया जाएगा। इस व्यवस्था में वेल्डिगेड एंटो के नाम से जाना जाता है। बाद में वन ग्राम सवासियों ने काफी लगान माफी की वजह से थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के लिए उनका अधिकार सीमित कर दिया। तो कानून लगभग मिलते जुलते हैं, आपस में पैरेलल हैं, चाहे भारत हो, इंडोनेशिया हो। देखिए, जब कोई देश किसी देश को अपना कोलिज्म बनाता है, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? अपना हित और अपना लाभ। मेरा हित हो, मेरा लाभ हो, मुझे यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों से ना कोई संवेदनाएं हैं, ना कोई भावना है, ना मुझे उनका डेवलप करना है, ना उनका विकास करना है, ना उनकी संस्कृति, ना उनकी परंपरा, ना उनकी आजीविका, ना उनके स्रोत। मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है अपने हित और अपने लाभ से। और यही सारे चीजें हर जगह के कोलिजम सिस्टम की एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी। तो जंगल से सागौन की लकड़ी को ले जाती मालगाड़ी आप इसमें देख सकते हैं। देख लिया, ये देखिए कैसे स्थिति में वहाँ नियम कानून चल रहे हैं। समामीन की चुनौतियां 1890 के आसपास में सागौन के जंगल में स्थित रालुंद बलाक्तुंग गांव के निवासी सोरोकिंतो सामिन ने जंगल पर राजकीय मालिकाने हक पर सवाल खड़ा। ये वहां के व्यक्ति थे। इन्होंने कहा कि आप जंगलों पर किस तरीके से आप कह रहे हैं कि राजकीय मालिकाने का सवाल कर रहे हो, दावा कर रहे हो। उनका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन, लकड़ियां राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उनका अधिकार नहीं हो सकता। भाई अगर तुमने बनाई है, आप लोगों ने पेड़ पानी पेड़ पौधे लगाए, तो आप हक की बात करो ना। जब आपने लगाए नहीं है तो आप किस तरह से हक की बात कर रहे हो? बात उनकी भी वैलिड थी। जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया और इस आंदोलन को संगठित करने के लिए समामीन का भी दामाद भी सक्रिय था। 1907 तक 3,000 परिवार इसकी विचारधारा को मानने लगे और डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो समन्वयवादियों ने अपनी जमीन पर लेट दिया और उसका विरोध किया, जबकि दूसरे लगान या जुर्माना भरने पर बेगार करने से इनकार कर दिया। बेगार का मतलब होता है काम के बदले वेतन नहीं मिलेगा तो उसको बेगार कहते हैं। ठीक, उसको करने से मना कर दिया कि भैया अगर कुछ भी काम कराना है तो आपको ये सारी चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके ऊपर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
ये आपका सुमात्रा द्वीप है, ठीक, और सुमात्रा के नीचे है जावा द्वीप, ठीक है। और यही कोलारामपुर है मलेशिया, और ये सिंगापुर है, मलेशिया की राजधानी है, कोलारामपुर शहर है वहाँ। ये बुरनोई है, ये ईस्ट, ये जावा है, ईस्ट है। ये सारे ऐसे कैसे हैं, आप इनको देखोगे, ये आपका द्वीपीय देश है। द्वीपीय मतलब समुद्र के अंदर उथला जो भाग है उसको हम द्वीप कहते हैं। जो चारों तरफ से जल से घिरा उसको क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और जो तीन तरफ जल से घिरा उसको उपमहाद्वीप कहते हैं। तो जैसे भारत है उपमहाद्वीप है, तीन तरफ जल से घिरा है, एक तरफ आप देखेंगे ऊपर से हिमालय है उत्तर की ओर से, लेकिन ये पूरा पानी में है, चारों तरफ जल है, इसलिए इसको द्वीप कहा गया। तो आप देख सकते हैं। और ये रेलवे लाइन के रेड रेड जो निशान है ये आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़े अच्छे से दिखाई देंगे, ठीक है। आप इसको गौर करके देखेंगे। और बात हो रही है केवल इस जावा द्वीप की। ये है जावा द्वीप आपके सामने, कहाँ है, आपके सामने। आप अगर आप मैप करोगे, गूगल जीपीएस देखोगे, तो ऐसा ही कुछ आपको दिखाई देगा। युद्ध और वन विनाश। पहले और दूसरे विश्व युद्ध को का जंगल पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित कर वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहताशा पेड़ काटे। अब अंग्रेजों की जंग के लिए जो उनको जरूरत चाहिए थी, उन्होंने बेवकूफ दबा पेड़ काटे। जापान पर, सॉरी, जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो आपका नीति अपनाई। इसके तहत आरा मशीनें और सागौन के विशाल लट्ठों को ढेर आपका जला दिया गया, और जिससे जापानी के हाथ ना लग जाएं। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों का जंगल काटने के लिए बाध्य कर अपने युद्ध के उद्योग के लिए जंगलों पे निर्मित दोहन किया, यानी कि जो उनको लाभ चाहिए था। अब वो तो अपने बड़े बड़े लट्ठों जलाकर भाग गए। अब उन्होंने क्या काम किया कि उनको चाहिए तो उन्होंने क्या कराया, अपने वन कटवाए। क्योंकि जावा और सुमात्रा द्वीप पर जो जापानीज हैं प्रथम वर्ल्ड वॉर के बाद वो अपना अधिकार कर लेते हैं, ठीक। अब बहुत सारे गांव में ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए जंगल में खेती का विस्तार किया, और जंगल के बाद इंडोनेशिया में वन सेवा के लिए जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की तरह ही खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने, लोगों को उसे बाहर रखने के लिए वन विभाग के बीच जिद को आपका टकराहट की, ठीक। हो गया। अब देखिए, अब ये आखिरी है जो आप इसको पेज को देखेंगे, वन की बदलती नई बदलाव नीति। अगर आप इसको देखेंगे तो थोड़ा सा एक पेज बचा है, वन में बदलाव हुए, कैसे एशिया और अफ्रीका समझदार लोग जुड़े, वहां आपस में टकराव हुआ, कैसे इमारती लकड़ी को लेकर उनके लक्ष्य चले, कैसे ये आपस में हुआ, बहुत सारे ऐसे दुर्घटना और रवा इत्यादि। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। और आप देख सकते हैं कि वनों के बड़े बड़े जो भाग और ये सब चीजें थी यहाँ आपको इसमें देखने के लिए मिली। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।